हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो अब भाई मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैं हूँ जो MTS 2024 से सिलेक्टेड हो और यहाँ पर हम करने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस नंबर सेट है जो 6 है। और आज का हमारा क्योट है डोंट स्टॉप। भाई तुम्हें रुकना नहीं है, करते रहो भाई, मेहनत करते रहो। मुझे पता है, मैंने ये दिन देखे हुए और भाई अभी भी देख रहा हूँ। कोई तुम पे विश्वास नहीं कर रहा, तुमको खुद पे विश्वास करना होगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे और मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करवाने वाला हूँ, चिंता मत करना। और भाई जिसने भी 5 प्रैक्टिस सेट अभी तक पिछले नहीं किए हैं वो पहले इनको जाके अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये उससे आगे ही होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है मेरा हर एक चीज़। आप अगर ये 5 प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे ना तो आपके जो 25 क्वेश्चन है उसमें से आप 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको जीके के नहीं आते हैं तो भी उनसे 5 प्रैक्टिस सेट से 3 से 4 क्वेश्चन आप बनाने लग जाओगे। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 है। तो भाई पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को कोई ये नहीं है कि भाई वीडियो आप बंद करके चले जाओ, कोई मतलब नहीं। भाई पढ़ो तो पूरा पढ़ो। अगर आपने पहले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको जाके पहले देख लेना। तो चलिए क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। इतनी देर में आप क्वेश्चन पढ़िए, इतनी देर में मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। डिलीट। ये लीजिए, ये हो गया रफ। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इन बंगाल। तो बंगाल में जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? तो वे हमारे संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इन्होंने यहाँ पर बंगाल में इसकी जो इंडियन एसोसिएशन बंगाल में स्थापना की थी। अच्छा, इनके साथ और कौन थे? प्लस इनके साथ थे आनंद मोहन बोस जी थे। और उन्होंने ये बंगाल इंडियन एसोसिएशन इन बंगाल की कब की थी? ये की थी 1876 में। अभी हम एक दो और कर लेते हैं। पहले हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ते हैं। अरे ये क्यों उठा दिया? तो 1876 में की थी। अब साइड में ही अभी एक बारी हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपको देखने को भी मिले होंगे। राजा मोहन राय, तो देखो राजा राम मोहन राय, एक मिनट रुकिए, राजा राम भी लिख देता हूँ मैं। राजा राम मोहन राय, इसको यहाँ पर ले जाता हूँ मैं। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1814 में किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर इन्होंने क्या किया? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन राजा का जो टाइटल है वो किन्होंने दिया था? वो दिया था अकबर सेकंड ने। अकबर जो सेकंड था उन्होंने इन्हें राजा का जो टाइटल दिया था। अगर भाई 1829 में देखें तो इन्होंने सती प्रथा है उसको एबोल्यूशन कर दिया था। एबोल्यूशन मतलब उसको ख़त्म कर दिया था, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। किसके साथ मिलके? विलियम बेंटिक के साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा है उसको ख़त्म करने के प्रयास किए थे और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को भी ख़त्म कर दिया था। अगर हम इनकी बुक्स देखें तो इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। बुक्स जो राजा राम मोहन राय जी की बुक्स हैं, तो एक बारी उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहली तो इनकी बुक थी संवाद हामुदी। दूसरी थी मिरात उल अखबार। तीसरी थी परसेप्ट्स ऑफ जीसस, यहीं पर लिख देता हूँ जीसस। और फोर्थ थी इनकी गिफ्ट टू मोनोथिज्म। इनकी जो हमारी दूसरी किताब हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड हैं। चलो अब हम ना पिछली जो बुक्स हैं वो भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको।
पिछले हमने कुछ बुक्स की थी हिस्ट्री में ही, वो चलो आप बताओ। तो क्या था, एक तो हर्ष का बाण था, हर्ष का बाण, यहाँ से हम करेंगे। एक हमारी ट्रिक क्या थी, हरि का जो हम राग कर रहे थे वो कर रहे थे समुंदर में, समुंदर में। और रवि क्या कर रहा था, रवि कर रहा था पुल, पुल कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर्ष का बाण, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो उनके राजकवि, राजकवि होंगे, ये मैंने पहले ही करवाया हुआ, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और उस टाइम पे राजा कौन थे, तो उस टाइम पे थे राजा हर्षवर्धन। और उनके राजकवि कौन थे, हर्ष का बाण। ये हमारी ट्रिक्स हैं सभी, ये हमारी ट्रिक्स हैं। तो हर्ष का बाण यहाँ पर थे इनके बाण भट्ट, बाण भट्ट जी थे। हरि का समुंदर, तो यहाँ पर हरि से राजा थे समुंदरगुप्त, समुंदरगुप्त। और इनके जो राज्य में कवि थे वे थे हरिसेन, हरिसेन। और यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। और इनके राजकवि थे रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, ठीक है। अगर हम हर्षवर्धन जी की 3 किताबें देखें तो वो कौन कौन सी थी, प्रिय दर्शिका, अरे क्या लिख दिया, प्रिय को हमने क्या दिखा दिया, नाग दिखा दिया रात में, रात में, ठीक है। प्रिय दर्शिका नाग नंदा, नंदा। और रत्नावली, रात से हमने क्या किया, रत्नावली, रत्नावली। ये तो हमारे किन की, हर्षवर्धन जी की किताबें। अगर बाण भट्ट जी की देखें तो इन्होंने क्या लिखी है, हर्षचरित। ये भाई पहले ही करवा चुका हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बस, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, इसलिए हर्षचरित। और एक थी इनकी कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है। और अगर हम हरिसेन ने देखें तो इनका समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन में कौन से उसमें मिलता, वो मिलता प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति लिखी हरिसेन ने, प्रशस्ति। और रवि कीर्ति का पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है हमें एहोल में, एहोल इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। हुसैन बोल्ट शेयर द जर्नी ऑफ द लाइफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने पूछा कि हुसैन बोल्ट की है जो ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। तो हुसैन बोल्ट की बायोग्राफी मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। बताइए आप इतनी देर में, इतना मैं ये रफ कर रहा हूँ कि हुसैन बोल्ट की है जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है। तो देखिए जो हुसैन बोल्ट की जो बायोग्राफी है, देखो एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वो होती है खुद के द्वारा लिखी गई, ऑटो खुद के द्वारा, खुद लिखी हो, किसी ने खुद लिखी हो, लिखी हो। एक होती है बायोग्राफी, बायोग्राफी ये आपको इंग्लिश में भी काम आते हैं, जो दूसरों के द्वारा लिखी हो, जो दूसरों के द्वारा लिखी हो, लिखी हो। तो हुसैन बोल्ट ने अपने ऊपर खुद एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो है फास्टर देन लाइटनिंग, ये है इनकी किताब का नाम। तो भाई आज मैं आपको सभी ना स्पोर्ट्स के हैं जितने भी, उनकी सभी किताबें करवा देता हूँ एक ही बारी में, और भाई याद भी करवाऊँगा, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ पर बुक्स हैं, सभी की सभी याद करूँगा, चिंता मत करना। पहली हमारी बुक लिख लेते हैं हम, पहली हमारी द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ये हमारी किन की बुक है, ये है हमारी राहुल द्रविड़ जी की, राहुल द्रविड़ जी की बुक है। सेकंड बुक लिख लेते हैं स्ट्रेट ड्राइव। आप भी बताना भाई ये किसकी है, तो ये सुनील गावस्कर जी की, गावस्कर जी की। तीसरा हमारा एस अगेंस्ट ओड्स, ओड्स सानिया मिर्ज़ा जी की, सानिया मिर्ज़ा। और एक ये साइना नेहवाल की भी है इनके साथ ही, वो है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन। वो किनके, साइना नेहवाल
नेहवाल। अगला है आ शॉट एट हिस्ट्री। ये भाई मैं पहले करवा चुका हूँ वैसे। आ शॉट एट हिस्ट्री। जो पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे, कौन लेके आए थे 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में? अभिनव बिंद्रा जी। अगला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ये कौन है भाई? बॉक्सिंग के एक टाइप से भगवान कह सकते हो इनको, माइक टाइसन जी की। अभी इनका हाल ही में मैच भी तो हुआ था भाई, माइक टाइसन का 60 साल की उम्र में। अगला है ब्रेकेबल। ये कौन है? मैरी कॉम। अगला है गोल। ये किन की ऑटोबायोग्राफी है? गोल बायोग्राफी। तो ये हमारा मेजर ध्यानचंद जी की, मेजर ध्यानचंद जी की है। अगली हमारी अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। ये किन की है? ये है मारिया सैरापोवा। ये किससे रिलेटेड थी भाई? अपने टाइम की एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर। और अगली है ये भाई, वैसे मैंने स्पोर्ट्स में लिख दिए पर मैं बता दे रहा हूँ, दिमाग में आ गई। मून वॉक भाई किसने फेमस की थी? वो की थी हमारी माइकल जैक्सन जी ने। तो भाई ये हमारी पूरी मैंने आपको करवा दिया। तो आप यह कैसे याद रखोगे इनको? तो मैं आपको बता दूँ, राहुल है एक नाइस गाय है। सुनील ड्राइव बहुत ज़्यादा करता है। तो सानिया मिर्जा आपने पता ही, इन्होंने एक पाकिस्तानी बंदे के साथ शादी की थी, तो इनके ना सब अगेंस्ट हो गए थे। ये जो सानिया नेहवाल हैं वो क्या जीतने के लिए खेलती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। और ये तो भाई मैंने आपको बहुत बारी करवा ही चुका हूँ। अरे एक मिनट रुकिए, ये तो मैं आपको बहुत बारी करवा चुका हूँ, अभिनव बिंद्रा जी की। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ है माइक टाइसन जी की। ये भाई बहुत ज़्यादा अपने जो कंट्रोवर्सी हैं उनके कारण घिरे रहते थे, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ इनकी है। अनब्रेकेबल है मैरी कॉम की। मैरी कॉम भाई तुम्हें पता है टूटी नहीं थी, इनके एक बच्चा भी हो गया था लेकिन इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। गोल आपको पता ही है भाई, हॉकी के हमारे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी गोल। और अनस्टॉपेबल माई लाइफ, अनस्टॉपेबल कौन नहीं है? मारिया सैरापोवा। और मून वॉक आपको पता ही है, माइकल जैक्सन ने यहाँ पर फेमस किया था मून वॉक को। अभी हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बताओ सचिन तेंदुलकर जी की कौन सी थी? सचिन तेंदुलकर जी की युवराज सिंह की मैं लिखवाने नहीं वाला हूँ क्योंकि पहले ही करवा चुका हूँ। सौरभ गांगुली जी की। अच्छा यहाँ पर सौरभ गांगुली हो गए। मिल्खा सिंह की। अच्छा शेन वॉर्न की बताओ। और बताओ वीवीएस लक्ष्मण जी की। अच्छा और बताओ क्रिस गेल की बता दो। ये सभी मैंने क्रिकेट से रिलेटेड करवाए थे। क्रिस गेल की बता दो। कपिल देव की बता दो। और भाई तो मैं अनुपम खेर की भी करवाई थी। अनुपम खेर, हालांकि ये भाई बॉलीवुड से रिलेटेड है। अनुपम खेर जी की भी बता दो। तो देखो अभी करवा देता हूँ ये भी। तो सचिन तेंदुलकर की क्या थी? प्लेइंग इट माई वे, पहले लिखवा चुका हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। युवराज सिंह जी की क्या थी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इनको ना कैंसर हो गया था तो उसमें ही इन्होंने लिखी थी। सौरभ गांगुली जी की क्या? सौरभ को ना आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, कि सौरभ नाम के बंदे के लिए सेंचुरी है वो नॉट इनफ है। मिल्खा सिंह आपको पता फ्लाइंग सिख के नाम किससे जानते हैं? द रेस ऑफ माई लाइफ है। शेन वॉर्न की है नो स्पिन। वीवीएस लक्ष्मण जी के 28 एंड बियॉन्ड
क्रिस गेल जी की है सिक्स मशीन, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और अनुपम खेर जी की है एक तो है बेस्ट इज टुडे, और एक है लाइफ टॉट मी लेसन्स लेसन्स अननोनली, ये हैं कपिल देव की। तो हमने करवा ली है, हालांकि मैंने आपको 2 बंदों की और करवाई हुई है, हालांकि वो रिवाइज नहीं करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। एक तो हमने करी थी किसकी, सलमान रश्दी की, सलमान रश्दी की, और एक इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की वो हैं, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, बताओ भाई, अरुंधति रॉय जी की, अरुंधति रॉय। बस मैं इनकी एक बार आपको ट्रिक याद करवा देता हूँ, मतलब दिमाग में डाल देता हूँ। सलमान है वो मिडनाइट को क्या निकलते हैं, अपने गंदे मूड में निकलते हैं अपने गोल्डन हाउस से निकलते हैं। तो जो फुटपाथ पे जो बंदे सो रहे थे उन जो फुट ग्राउंड पे उनके फुट हैं वहाँ पर सो रहे थे, तो ये क्या करते हैं, उनको ना उड़ा देते हैं, और इनको ना शेम आनी चाहिए, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आना चाहिए। अगर अरुंधति रॉय की देखें तो अरुण नाम का एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो क्या है, वो अलजेब्रा का टीचर है, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, और वो बहुत ज़्यादा आउटमोस्ट हैप्पी रहते हैं। और वो क्या थे, वो कश्मीर में चले जाते हैं और वहाँ पर ना छोटी छोटी हैं वो स्मॉल थिंग्स लेते हैं। भाई पहले ही करवा चुका हूँ, आप सोचो ये क्या बोल रहे हैं भैया, तो ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूँ पिछली वीडियो जरूर देखना। और इनको अरुंधति रॉय को 1997 में क्या मिला था, बुकर प्राइज़ भी मिल गया था, बुकर प्राइज भी है इनको मिला था, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारी पूरी बुक्स, और जो इसका राइट आंसर फास्टर देन लाइटनिंग हो गया। रेस ऑफ माई लाइफ मैंने बताई दी कि इनकी है, हमारे मिल्खा सिंह जी की है। चलिए न्यूलैंड का लॉ भी बता देता हूँ। इतना मैं रफ कर रहा हूँ, आप इतने देर में इसको करिए, मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत है, एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज टू द फर्स्ट एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज एन। तो एन जो नाइट्रोजन है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी बतानी है। देखो ये न्यूलैंड क्या बला थी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत इंग्लिश में हो जाएगा लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया था, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल उसको ना एक श्रेणी में लिखा था, जैसे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्होंने क्या कहा, जो 8वां आएगा ना, 8वें और पहले की है जो एलिमेंट है उनकी जो कंडीशन है वो एक जैसी होंगी। फिर 9वां आएगा, 9वें और दूसरे की, मतलब हर 7वें के बाद जो शुरू हो जाएगा, तो 7वें के बाद जो 8वां आएगा उसकी पहले से मिलेगी, 9वां आएगा दूसरे से मिलेगी, 10वां आएगा तीसरे से मिलेगी। ऐसे इन्होंने बताया था, अष्टक सिद्धांत दिया था, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटेड इन्होंने दिया था। वो टेबल है भाई, वो मैं आपको अभी फ़ोटो दिखा दूंगा, याद करनी हो तो कर लेना, नहीं तो भाई जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ ना उनके बस आप रट्टे मार लेना। तो इनके टाइम में क्या हुआ था, इनके टाइम में ना जो हमारी अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने एलिमेंट हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। पर इनके टाइम में क्या था, इनके टाइम में मात्र 56 एलिमेंट थे, और इन्होंने क्या कहा था कि इसके आगे हैं जो एलिमेंट्स की खोज नहीं हो सकती है। तो उसके बाद तो भाई हमारी नोबल गैसेज की भी बहुत ज़्यादा खोज होगी, तो इनके टाइम में ऐसा नहीं था। और इन्होंने जो ये अष्टक का सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था, 1865 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक मास में, इन्होंने जो ट्रेंड नोटिस किया था, इन्होंने अपने जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्होंने ना बढ़ते हुए मास में रखा था, बढ़ते हुए मास में रखा था। और सबसे पहले इन्होंने क्या रखा था, सबसे पहले नंबर पे था हाइड्रोजन। अगर सबसे लास्ट में देखें तो वो क्या था, थोरियम, मतलब जो 56वां नंबर था वो था थोरियम का, और जो पहलवे नंबर पे ये रखते थे हाइड्रोजन को। तो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, लिमिटेशंस मैं दिखाता हूँ एक बारी, मैं ना वो आपके लिए एक बारी वो फ़ोटो लेके आता हूँ।
तो देखो ये हमारे न्यूलैंड की हैं, हमें देखने को मिल रही है इनकी क्या टेबल। अब देखो इन्होंने ना जो कोबाल्ट है और निकल है इनको साथ साथ में रख रखा है, ऐसे ही सीरियम है और इन्होंने साथ साथ में रखा है, और इन्होंने काफ़ी जगह भी छोड़ी हुई है। तो ना इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, उसको हाइड्रोजन के साथ रख रखा है, क्लोरीन रख रखा है। फिर यहाँ पर ये है जो कोबाल्ट और निकल है, उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा किससे मिलती, हमारी लोहे से मिलेंगी, पर भाई ये दोनों अलग हैं। तो इनकी ना काफ़ी सारी हैं जो लिमिटेशंस थी, तो ये भाई फेल हो गई थी, लिमिटेशंस थी, ये इनकी इतना कुछ काम नहीं किया था, ज़बरदस्ती इन्होंने लगाया हुआ था। और भाई ये गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए इन्होंने इसको एक गाने के उसमें रखा था, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। तो अगला फिर से हमारा क्या जगह, सा रे गा मा पा ना धा नी। तो इंग्लिश में हमें इसको क्या कहते हैं, हालांकि ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डू रे मी फा सो ला टी, फिर डू रे फिर से दोबारा आ जाएगा। तो यही लिमिटेशंस थी भाई, दो दो रखे हुए हैं। आप अगर मॉडर्न में देखते होंगे तो आपको दो देखने को नहीं मिलेंगे। और भाई किसी को भी किसी के साथ रख दिया था इन्होंने। हालांकि देखें तो इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, एटॉमिक मास के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन भाई ये फिर भी सफल नहीं हुई थी। फिर आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई जिसमें 118 एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा, एन के साथ। तो एन के साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो एन वाली सीरीज ये है। तो एन के साथ आपको नाइट्रोजन के साथ क्या देखने को मिल रहा है, पोटास, पोटास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी भाई आप इनको याद कर लेना, क्योंकि ये पूरे याद करोगे तो भाई आपका टाइम वेस्ट, और भाई आप ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है तो आप याद कर भी सकते हो। नहीं तो भाई अभी याद करो बस, नाइट्रोजन के साथ पोटास हमें देखने को मिल रहा है, पोटेशियम। तो NP, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, NP को नेशनल पेमेंट से याद कर लो इसको, नेशनल पेमेंट। नेशनल पेमेंट मिली किन को, न्यूलैंड को। और मैंने आपको बता ही दिया है 1865 में दी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको इसकी लगभग सारी करवा दी हैं। हिंदी में भी देख लो भाई। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण N के समान हैं। तो N के समान हमारे पोटाशियम के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर B के देखें तो B के यहाँ पर एल्यूमिनियम, क्रोमियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। S ये रहा हमारा। और अगर हम एल्यूमिनियम के देखें तो एल्यूमिनियम के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक बारी मैं इसको साफ कर लेता हूँ। मुख्य रूप से महाराष्ट्रियों द्वारा नए साल के दिन में कौन सा दिन मनाया जाता है। तो जो महाराष्ट्र का न्यू ईयर है वो कौन सा है। तो एक बार इतने मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ। इतने आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर है वो कौन सा है। एक बारी मैं इसको साफ कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखो न्यू ईयर्स फेस्टिवल होते हैं ये फेस्टिवल। तो अगर हम युगाड़ी देखें या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आपको, या ऐसे भी लिखा देख, तो ये कहाँ है, ये कर्नाटका में मनाया जाता है इसको। ये यहाँ पर ये न्यू ईयर हैं और यहाँ पर स्टेट आ जाएंगे हमारी। तो इसको कर्नाटका में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। अगर हम पुथांडु देखें, पुथांडु, तो ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। अगर हम विशु देखें, विशु कहाँ का है, विशु हमें केरला में देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है। अगर हम बिहू देखें, बोहाग बिहू, तो आप आसानी से लगा सकते हो, असम में मनाया जाता है ये। और एक और बता देता हूँ, एक है नरवे जो कश्मीर में मनाया जाता है, कश्मीरी न्यू ईयर है ये, कश्मीरी न्यू ईयर, कश्मीरी हिंदू न्यू ईयर है ये, हिंदू द्वारा मनाया जाता है नरवे। ठीक है। अगर हम देखें महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है वो हमारा मनाया जाता है महाराष्ट्रियन के द्वारा। और ये मैंने बता दिया युगाड़ी है वो कहाँ का है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पोंगल मैंने आपको बताया है, पोंगल नहीं, ये पोंगल अभी मत करना। और बिहू है वो है हमारा असम का, पुथांडु तमिलनाडु का, और विशु है हमारा केरला का।
चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट टू अकबर टू लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी विच वाज फाउट इन 1576। तो इतना मैं साफ कर लेता हूँ, एक बार आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो इतने दिन में। ये लीजिए, मैंने आपको हिंदी में भी करके दे दिया है। तो देखिए, 1576 में लड़े हुए हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था। तो 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। एक तो हुआ था वो हमारे महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप और ये किनके बीच में हुआ था, राजा मान सिंह के बीच में, राजा मान सिंह के बीच में, मान सिंह। और भाई महाराणा प्रताप इतने वीर थे ना, मतलब अकबर तो कुछ भी नहीं था उनके आगे। अकबर के तो भाई जो नाक में है ना दम करके रखा था महाराणा प्रताप जी ने। और ऐसे ही हमारे जो शिवाजी हैं भाई, उन्होंने नाक में दम किसके कर रखा था, औरंगजेब के। तो भाई ये ना इनसे कभी हार ही नहीं पाए। इनको ना इतनी बारी शिकस्त दे रखी है अकबर को, औरंगजेब को, जो हमारे महाराणा प्रताप हैं, और शिवाजी ने औरंगजेब को। तो मतलब भाई मतलब इनकी ना गर्दा उड़ा रखा था। कुल मिला के बात ये है। तो पर भाई हमको अपना मुगल है वो पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे भाई, एग्ज़ाम में आएगा तो जो भी चीज़ है हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बाबर के बारे में बताया। बाबर भारत पे सबसे पहले आक्रमण कब किया था, 1526 में। अच्छा, ये पैदा कब हुआ था, 1583 में पैदा हुआ था। और इसने ये गद्दी पे कब बैठा था, 1594 में यहाँ पर फरगना की गद्दी पे बैठ गया था। अच्छा, अगर हम काबुल की गद्दी पे देखें तो काबुल की गद्दी में भी 1504 में बैठ गया था। जब ये फरगना की गद्दी पे बैठा था मात्र ये 12 साल का था, 12 साल का था। और भाई इसने युद्ध लड़े थे। पहला तो पानीपत का, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, किसके साथ, राणा सांगा के साथ। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, कहाँ पर, मेदिनी राय के साथ। 1529 में इसने खानवा का युद्ध, ये रुकिए घग्गर का युद्ध लड़ा। तो ये किसके, अफगानों के लिए लड़ा। और 1530 में ये मर गया, ये भाई मर गया। अच्छा, इसकी बुक्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी तो क्या थी भाई, इसकी ना डेली की अपनी ये ना क्या लिखता है, डायरी लिखता था, वही है इसकी ऑटोबायोग्राफी बन गई है। तो जो ये अपनी डायरी लिखता है उसको क्या कहता है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी कहता था। इसको ना बाद में के पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये किसका पुत्र था, ये था बैरम खां का पुत्र था ये। बैरम खां मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, अगली वीडियो में ही मैं बैरम खां के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये अकबर के समय में था, अकबर का संरक्षक आप इसको कह सकते हो। चलो, तो बाबर के रिलेटेड भाई मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। अभी बात करते हैं हम बाबर के ही पुत्र हुमायूं के बारे में। तो देखो हुमायूं, अभी ये मैं एक नया पढ़ाने वाला हूँ। तो हुमायूं का जो राज है भारत देश में वो कब तक रहा, एक तो इसका पिताजी मर गए, 1530 से 1540 तक रहा। 1540 में भाई शेर शाह सूरी ने जो इसका पीट के भगाया था ना, फिर ये कहाँ भाग गया था, ईरान, वो करवाऊंगा। फिर इसका जो राज था 1555 में 1556 तक इसका राज रहा। मतलब इसका जो राज है वो किश्तों में रहा है। हुमायूं के 2 युद्ध हुए हैं हमारे किनके, शेर शाह सूरी के साथ, 1539 का और 1540 का। 1539 का कौन सा था, चौसा का युद्ध। और फिर हुआ 1540 में कौन सा हुआ, कन्नौज का युद्ध। तो यहाँ पर दोनों में 1539 में भी हुमायूं हराया था, यहाँ पर भी हुमायूं डिफीट हुआ था, यहाँ पर भी। लेकिन भाई यहाँ पर जो शेर शाह सूरी हैं वो इनको मारने ही वाले थे, लेकिन ये इतनी देर में ईरान भाग जाता है। और 1542 में यहाँ पर किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। तो अभी आप इतना ही याद रखिए। अच्छा, मैं एक बार हुमायूं की बुक करवा देता हूँ, क्योंकि बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आप देख सकते हो पिछले MTS के क्वेश्चन में बुक से एक क्वेश्चन तो हमारा आ रहा है। तो इतना ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ इसलिए बुक पे, आप बस ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करना। तो बुक है इसकी हुमायूं नामा। ये किसने लिखी है, इसकी बहन थी गुलबदन
बेगम। उसने ये इसके लिए किताब लिखी थी, इसकी बायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी नहीं है क्योंकि ये कुलबदन बेगम ने लिखी थी, इसलिए बायोग्राफी है। अच्छा, इसकी जो बीवी थी हुमायूं की वाइफ, उसका क्या नाम था? उसका नाम था हमीदो बानो बेगम, और यही थी वो अकबर की माँ थी। क्योंकि भाई इनकी बहुत सारी रानी होती थी, लेकिन हमीदो बानो बेगम है वो अकबर की मदर हैं। तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हो। तो चलिए, और भाई पानीपत के तीनों युद्ध मैंने आपको करवा दिए हैं, इतने बार बार में करवाने की ज़रूरत नहीं है। 1556 में कैसे मर गया था ये बता देता हूँ। तो ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के यहाँ पर मर गया था। तो मान सिंह हैं, उन्होंने 1576 का है युद्ध क्या नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि या संस्कृति के हितों की सुरक्षा की गारंटी करता है? इंग्लिश में कर देता हूँ। विच फंडामेंटल राइट गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन द मैटर ऑफ देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर। तो देखिए अभी देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं यूएसए के संविधान से। अगर हम देखें ये कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 3 में है, और ये पार्ट 3 में लिख देता हूँ। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। हमारे बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला तो है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी ये क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा राइट टू अगेंस्ट एबोलिशन। एबोलिशन ये क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा क्या? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम। और पांचवा हमारा राइट है राइट टू कल्चर। कल्चर एंड एजुकेशन। एजुकेशन संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और अगर हम छठा देखें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज ये हमारा क्या है? संवैधानिक उपचार। उपचार का अधिकार। का अधिकार। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल के बीच में दिए गए हैं? तो जो राइट टू इक्वालिटी है ये है हमारा 14 से लेके 18। ये है राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक। राइट टू अगेंस्ट है 23 और 24। 23-24। राइट टू रिलीजियस है हमारा 25 से 28। और राइट टू कल्चरल है 29 और 30। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये है 32। अब आप पूछोगे 31 कहाँ पर गया भैया? तो 31 है वो हमारा 44वें कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। तो इसको यहाँ से हटा दिया था 31 वाले को, और ये 300A में चला गया था। ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। जो संपत्ति का अधिकार है इसको यहाँ पर हटा दिया था। संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई सरकार ने ये हटा दिया था, और इसी कारण भाई वो चुनाव अभी यहाँ पर हार गई थी। तो फंडामेंटल राइट है हमने यूएसए से लिए। अच्छा, यूएसए से हमने और क्या लिया था? मैंने बताया था प्रेसिडेंट
और वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनको हटाने का है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव करने का प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है, ये हमने यूएसए के संविधान से ली है। तो बस अभी आप इतना ही याद रखिए, यही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हम करेंगे और इसका बाद में करेंगे। तो इसमें क्या दिया है इन्होंने, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, स्क्रिप्ट और कल्चर। अरे ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया ना, एजुकेशन नहीं होगा यहाँ पर। लैंग्वेज, अपनी संस्कृति और लैंग्वेज को बचाना, शिक्षा संबंधी भी कार्य हैं यहाँ पर उसमें जो शिक्षा के उसमें है, हालांकि शिक्षा आप यहाँ पर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो इसमें कौन सा लैंग्वेज, राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये रहा, कल्चरल टू एजुकेशनल राइट, ये हमारा आ गया। अगला है विच स्टेट फिनिश सेकंड इन द फर्स्ट ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो वह कौन सी स्टेट है जो पहले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं उसमें सेकंड आई है। तो वो है भाई क्या है, वो है यूपी। जो यहाँ पर फर्स्ट आई है वो है हरियाणा, जो सेकंड आई थी वो थी यूपी और जो थर्ड आई थी वो थी महाराष्ट्र। ये कब हुए थे, ये 2023 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। अच्छा जो इस सेकंड वाले हैं ये बस अभी हाल ही में मार्च में चले हुए हैं, अभी भी अगर देखें 20 से लेकर 29 मार्च तक चले हुए हैं। और ये फिर कहाँ पर हो रहे हैं, ये दिल्ली में ही हो रहे हैं। इनका आयोजन है अभी चला हुआ मार्च 2025 में, ये अभी चले हुए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स है वो जो दूसरे स्थान पे हैं वो है यूपी, और पहले स्थान पे कौन रहा था, हरियाणा। और नहीं तीसरे स्थान पे ना महाराष्ट्र नहीं है, तीसरे पे ना हमारा तमिलनाडु है, वो होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, तीसरे पे हमारा तमिलनाडु होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा। अगर भाई देखो तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर, तो आप इसको याद कर लेना। अगला है सेलेक्ट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग साल्ट वाटर लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो इसमें से ओड वन आउट निकालना हमें किसके बेसिस में, सॉल्ट वाटर लेक्स के बेसिस पर। तो इसको मैं यहीं पर करवाता हूँ। तो देखो इसमें ना जो हमारा ओड वन आउट हो जाएगा वो हो जाएगा सांबर लेक। अब आप पूछोगे सांबर लेक कैसे है, सांबर लेक जो बनी है ना वो हमारी एक सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है सांबर लेक। अगर हम देखें सॉल्ट ये कहाँ पर है, ये हमारी राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। ये एक ना इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब ये चारों तरफ से ना ज़मीन से घिरी हुई है, सॉल्ट वाटर लेक है। और इसमें जो नदियों का पानी है ना वो आके गिरता है, अब अगर इंग्लिश में लिखें तो ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम सेवरल रिवर्स। तो इसमें जो पानी गिरता है ना वो बहुत सारी उसमें गिरता है। अगर हम पुलिकट झील के बारे में देखें, यहीं मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, तो पुलिकट झील के बारे में देखें तो पुलिकट झील कहाँ पर है, ये है हमारी आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर, और इसको हम क्या कहते हैं, ये है ब्रैकिश वाटर है। इसमें ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब है, मतलब जो इसका वाटर है ना वो हमारा सॉल्ट वाटर तो है, लेकिन जितना समुंदर का पानी नमकीन होता ना उतना नमकीन तो नहीं है, लेकिन जितना फ्रेश वाटर है उससे भी ये ज़्यादा है। तो इसको आप लिख सकते हो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जो पानी समुंदर जितना नमकीन तो नहीं हो, समुंदर जितना नमकीन नहीं हो लेकिन ताज़ी पानी से बहुत ज़्यादा नमकीन हो।
तो ये है हमारी एक पुलिकट झील। पुलिकट झील के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगली हमारी कौन सी है, कोलेरू झील। कोलेरू झील आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, इसका मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। कोलेरू झील आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये है एक हमारी फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। ये कब बनती है, जो ये हमारा फ्लड वाटर होता है ना, इसमें फ्लड वाटर आता है, जो हमारा जैसे फ्लड आ गई, फ्लड कौन सी नदियों में आती है, एक तो कृष्णा, एक गोदावरी। जब कृष्णा और गोदावरी में ना बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पानी आ रहा, मान लो ये नदी है, इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो ये साइड में ही ना लेक बनी हुई है, तो ये जो बहुत ज़्यादा पानी है ना, ये लेक में इकट्ठा हो जाता है, और जो आगे है वो फ्लड है वो कंटिन्यू नहीं होती है। तो ये बनी है हमारी किससे, फ्लड वाटर उसको रोकती है। एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर फॉर फ्लड वाटर, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। और भाई चिल्का, चिल्का लेक कहाँ पर है हमारी, ये एक लगून लेक है चिल्का, ये हमारी एक लगून लेक है। लगून लेक क्या होती है, मान लो ये समुंदर है, यहाँ पर है समुंदर, तो समुंदर से जो अलग होके, समुंदर के पास ही होगी लेकिन ये अलग एक थोड़ी ही दूर जाके बनेगी, ये होती है हमारी एक लगून लेक। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो आपको ये कैसे याद करनी है, देखो ये जो हमारी तीनों की तीनों है ना, ये हमारी ओड वन आउट देखें तो बहुत तरीके से देख सकती हैं, पर लेकिन ये तीनों ही हमारी पेनिनसुलर उसमें हैं, और ये जो हमारी एक अकेली है ये राजस्थान के ऊपर है, तो इसमें ऐसे ओड वन आउट लगा है। अब मैं आपको याद भी करवा देता हूँ कि आपको ये याद कैसे करनी है। मैं फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो पुल, पुल, पुल कौन करे, अरे ये तो पेन दिख ही नहीं रहा, हाँ ये कर लेते हैं। तो देखो पुल कौन करेगा, जो अंधा होगा, भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जो अंधा होगा और वो क्या मिलने जाएगा, तमिलनाडु, तो पुल करके ही तो किसी से मिलने जाएगा ना, अंधा आदमी मिलने जाएगा। कोल, कोल काला, 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 अंधे आदमी को क्या दिखता है, काला काला दिखता है, तो कोलेरू ऐसे याद कर सकते हो। छिलका, इसको चिल्का की जगह छिलका, पक्षी आया और छिलका लेके उड़ गया, ओडिशा, ओडिशा छिलका लेके उड़ गया। और जो राज है, राजस्थान में जो शाम में ना बाहर आ जाती है, शाम को सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो शाम को सब बाहर आ जाते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में, क्योंकि शाम को थोड़ी ठंडक हो जाती है, तो शाम को बाहर आ जाते हैं, सांभर राजस्थान में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर लेक। अगला हमारा, इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द टैक्सेबल बेस देन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड। तो ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। मैं इसको हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। तो यदि कर की दर कर योग्य आधार के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार के कर को क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव। ये भारत में है। तो देखो प्रोग्रेसिव कर कौन सा होता है, मैं आपको करवाता हूँ। प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आप जितना पैसा कमाओगे ना, जैसे हमारे यहाँ पर टैक्स के हैं ब्रैकेट हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है, उसके लिए 5% एग्जाम्पल है। कोई भाई 10 से 20 लाख कमा रहा है, उसके लिए 10% मान लो। और कोई 20 से 30 लाख कमा रहा है तो उसके लिए 20% टैक्स मान लो। मतलब जैसे जैसे आदमी पैसा कमाता जा रहा है तो उसका जो टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार के उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और ये है भारत में। एक होता है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव इसमें क्या होता है, ऐसे ही आप मान लो 5 लाख से 10 लाख कमा रहे हो, फिर 10 से 20 लाख कमा रहे हो, 20 से 30 लाख कमा रहे हो, सेम ऐसे लिख दिया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप मान लो इसमें दे रहे हो 20% टैक्स, इसमें 10 हो जाएगा और इसमें 5 हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ही आपका टैक्स है वो कम होता चला जाएगा। और एक होता हमारा प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, चाहे आप 5 लाख से 10 लाख कमा रहे हो, 10 से 20 लाख कमा रहे हो, 20 से 30 लाख कमा रहे हो, ये एग्जाम्पल है। तो सभी पे सेम टैक्स लगेगा। इस पर भी 5% का लगेगा, इस पर भी 5% का लगेगा, इस पर भी 5% का लगेगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। और भाई आपको पता है भारत में कितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, तो भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स है वो यूज में होता है। अच्छा, इसे मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, मनी बिल है मनी बिल का आर्टिकल बता दो भाई,
110 आर्टिकल नंबर है, तो यहाँ से मनी बिल दिमाग में आ गया। अगला, फरवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति थे? तो फरवरी 2024 तक जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो बताओ वो कौन है। इतनी देर में मैं रफ कर लेता हूँ, फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारे हरिवंश नारायण सिंह जी, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। अच्छा, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो मैंने आपको करवाया है, वो कौन होते हैं? हमारे क्या लिख दिया, सभापति। वो हमारे कौन होते हैं? होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि हमारे अभी जगदीप धनखड़ हैं, धनखड़। तो बताओ भाई, राष्ट्रपति के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? 63 से 70 ट्रिक है। उसका निकासी शनि है, उसका निकासी शनि है। यह 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 63 से उपराष्ट्रपति, ऊ से उपराष्ट्रपति, से सभापति। ये भाई मैं करवा चुका हूँ, इसलिए इतनी गंदी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। का से कार्यकाल। ये कार्यकाल कौन सा है? जब हमारा राष्ट्रपति की मान लो मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से हट जाए, तो उनका कार्यकाल है वो कितने समय तक कार्यकाल ने कार्य कैसे करेंगे? एक्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है, एक्ट लाइक ए प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर है निर्वाचन, ये है कार्यकाल, ये है समय, ये है शपथ, और ये है निर्वाहन। तो ये है भाई, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो अभी हैं जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला, इन अक्टूबर 2023 इंदरसेन रेड्डी नल्लू हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट? जो इंदरसेन रेड्डी नल्लू हैं वो कौन सी स्टेट के गवर्नर चुने गए हैं? तो इंदरसेन हैं त्रिपुरा के। तो भाई ये 1 लाइन है, आप याद कर सकते हो, ये फिर से आ सकता है, क्योंकि आपको पता है सीजीएल भाई बहुत ज़्यादा, जो एसएससी है बहुत ज़्यादा पिछला करंट अफेयर पूछता है। अगला है विनोद मनकारा डॉक्यूमेंट्री मोहिनीअट्टने अम्मा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड रिनाउंड मोहिनीअट्टम डांसर? अब बताओ भाई, मोहिनीअट्टम डांसर कौन सी है इनमें? हालांकि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि देखें, जयप्रभा मेनन, ये भी मोहिनी अट्टम डांस से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम कहाँ पर है? केरला में। पी माधुरी, ये भी मोहिनीअट्टम की हैं। सुनंदा नायर, ये भी मोहिनीअट्टम की हैं। और कला मंडलम कलानियट्टू, ये भी हमारी कहाँ की है? मोहिनीअट्टम की ही है। तो चलिए हम मोहिनीअट्टम को एक बारी कर ही लेते हैं। हालांकि हमने पहले कौन सा किया था बताओ? मोहिनीअट्टम डांस हमने पहले कथक भी किया हुआ है, उसका भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा अभी। तो मोहिनीअट्टम डांस एक सोलो डांस है। और ये किससे डिवोटेड, मतलब इसमें हम मोहिनी का रूप किसने लिया था? लॉर्ड विष्णु ने लिया था। जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनको ये जो डांस है वो समर्पित है। चलिए अब इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनको कर लेते हैं, और फिर इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। हालांकि मेरे को इसकी ट्रिक भाई बनाई ही नहीं, मैं भूल गया। चलो करते हैं कोशिश। जयाप्रभा मेनन, दूसरी हमारी गोपिका वर्मा, तीसरी है कनक रेले, चौथी हमारी सुनंदा नायर, और पांचवी है हमारी राधा दत्ता। अगली हमारी यही कलामंडलम, लिख लो कलामंडलम, कल्याणकुट्टी। कई जगह ना इसको कल्याणकुट्टी अम्मा भी इनको हम कह देते हैं, अगली हमारी पी माधुरी और वी एन मेनन।
क्या लिख रहा हूँ, VN मेनन। तो देखो कल्याणी, जो ये हमारी कल्याणी कुट्टी अम्मा है, इन्हें ही क्या कहते हैं, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, ठीक है। और जो ये VN मेनन है, इनको भी क्या कहते हैं, इन्होंने इस डांस को ना रिवाइव किया है, रिवाइव द डांस फॉर्म, इन्होंने ये डांस फॉर्म को रिवाइव किया, दोबारा से जिंदा किया है। और मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किनको कहते हैं, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, ठीक है। तो मोहिनी आपको पता है ये भगवान विष्णु जी का अवतार है, तो हम इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। गोपिका वर्मा, गोपी जो विष्णु भगवान से रिलेटेड है। अच्छा, राधा, गोपी राधा, ये आप याद कर सकते हो। माधुरी, ये तीनों तो भाई भगवान विष्णु से रिलेटेड होगी, गोपिका, राधा, माधुरी। अच्छा, और क्या करें हम इसमें, मैन है, उनकी रेल बनी रहती है, मैन है, मैनन रेल बनी रहती है। सन में ना घूमते रहते हैं, मैन है, रेल बनी रहती है, सुनंदा। और काले हो जाते हैं, कल्याणी कुम अट्टा। देखो इसको मैन की, क्योंकि मोहिनी से आप क्या याद आएगा, भगवान विष्णु से याद रख सकते हो। मैन की है वो रेल बनी रहती है, रेल बनी रहती है। और वे ना सन सूर्य में काले हो जाते हैं। तो ये आप याद सकते हो। और ये गोपिका वर्मा, राधा नायर और माधुरी, आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। चलिए अब कथक को हम रिवाइज करवा देता हूँ। कथक ये पैट्रनाइज बाय किन के था, मतलब ये पैट्रनाइज किन के द्वारा था, मुगल्स के द्वारा। कथा से हमने याद किया था, इसके एक्सपोनेंट्स भी कर लेते हैं। कथा हम कब करते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है, अस्ताना सिस्टर्स। अच्छा, अस्त हो जाएगा तो क्या निकलेगा, सितारा। फिर प्रसाद हमारे 3 थे, 3 हमारे प्रसाद थे, बताओ कौन कौन थे। और उसके बाद क्या था, महाराज जी भी आएंगे, महाराज, 3 हमारे महाराज थे, लच्छू बिरजू, अंचन महाराज। और फिर हमारे क्या थे, हमने मंगल होता है ये, कुमकुम का टीका लगाया था, कुमकुम का टीका। नारायण जी आए थे, नारायण जी। तो ये हमारे कथक से रिलेटेड इतने सारे डांस हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपको याद हो गए होंगे। और एक मैंने आपको बताया था लाखिया, जो अलग से याद करना था आपको, तो ये भी मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया। कथक का भी नाम नहीं करवाने वाला भाई, नाम आप पीछे जाके दोबारा करो, मैं बस ट्रिक के रिवाइज करूँगा। क्योंकि आप देख सकते हो यार, मेरे अभी 12 क्वेश्चन हुए, 25 करवाने, और यहाँ पर 54 मिनट के आसपास अभी हो चुके हैं। तो ये हमारा जो मोहिनीअट्टम है, ये भी जो डांस है वो ख़त्म करवा दिया मैंने। तो 8 क्लासिकल डांस में से 2 के हमारे एक्सपोनेंट्स पूरे हो चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी। अगला है आयरन ओर, कौन सा हमारा गलत है, तो ये रत्नागिरी है, ये हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। अब मैं इनके ट्रिक करवा देता हूँ, लिखे तो हुए हैं। तो देखो, जो ओडी है, ओडिशा में है, आयरन ओर की है ना, ये हमारी माइंस हैं। तो देखो, बादाम लेके उड़ी, बादाम लेके क्या है, उड़ गई, उड़ी, ओडी से याद रखना है। अच्छा, मुख पे ना इतना नाटक करके रखते हैं, मुख पे नाटक। एक ना कर्नाटक से मैंने आपको जोग फॉल भी करवाया था, जॉगिंग करते हैं, नाटक करते हैं। शरावती नदी पे था ये, शरारत से, तो ऐसे याद रख सकते हो। रतन टाटा कहाँ पर रहते थे, रतन टाटा रहते थे महाराष्ट्र में। तो रतन टाटा से आप ऐसे याद कर सकते हो। और भाई मेरे ना 36 भाई हैं, भाई ला दिया, तो ऐसे आप इनको बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। तो मैंने आपको ये भी बड़े ही आसानी से याद करवा दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कुव्वात उल इस्लाम मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन अराउंड 1197 AD बाय सुल्तान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। जो कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद है, तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो कुव्वात उल इस्लाम है, वो कुतुब मीनार
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजा था। इसने कब तक राज किया? 1206 से 1210 तक याद किया। और इसको ही हम गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कहते हैं। तो मामलुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत के पूरे हैं जो राजाएं हुए हैं, डायनेस्टी हुए हैं, उनको कर लेते हैं। तो पहले मामलुक या कौन से गुलाम वंश, फिर आया खिलजी, फिर खिलजी, उसके बाद आया हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, फिर सैयद, और आखिर में आया लोधी। तो गुलाम वंश रहा 1206 से 1290 तक। खिलजी आए, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1320। ये आए 1320 से 1414। ये आए 1414 से 1451। और यह है 1451 से 1526। यहाँ से हमारा मुगल काल है वो शुरू हो गया था इसके बाद। तो इसमें आप इतना ही याद रखना। अगला था माइक्रोस्कोपिक चैनल विच ट्रांसफर्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड सम एल्गल सेल अनेबलिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। ये हिंदी में करके दिखा देता हूँ। पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों से होकर गुजरने वाले सूक्ष्म नलिकाएं जो उनके बीच परिवहन और संचार को सक्षम बनाती हैं वे कहलाती हैं प्लाज्मोडियम डेस्मेटा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपना सेल है एक बार उसको भी फिनिश कर लेते हैं। सेल की भाई मैंने पहले आपको कुछ चीज़ें करवाई थी वो एक बार रिवाइज करवा दूँ, फिर इसका नया पढ़ेंगे। तो सेल की जो खोज है वो कब हुई थी बताओ भाई? 1565 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, जो एक मृत कोशिका थी। और इन्हें ही जो सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के जो जनक हैं उनको क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक कहते हैं। फिर 1665 में था, 1565 में नहीं। तो 1674 में ल्यूवन हुक ने क्या किया था? पॉन्ड वाटर से जो जीवित कोशिकाएं हैं वो निकाली थी। और जो स्लाइडन स्वान उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्लाइडन स्वान ने दी थी। तो चलिए एक बार ना सेल का मैं एक बारी फ़ोटो लेके आता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं सेल का फ़ोटो लेके आता हूँ आपके लिए, फिर ना आपको और अच्छे से है मैं वो समझा पाऊँगा। कहाँ पर गया ये रहा सेल का फ़ोटो? ये हो गया हमारा इम्पोर्ट। जस्ट अ मिनट, ये काफ़ी बड़ा हो गया भाई। ये हमारा सेट हो गया सेल। इसको हम बीच में कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिख रहा होगा ना? चलो मैं वो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, वो भी बताऊंगा आने वाले समय में। और फिर इनका डिफरेंस भी बता दूंगा दोनों में। तो देखो एक ना सेल के चारों तरफ ना एक ये भित्ति होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये ना क्या करती है गला खराब हो गया इतनी देर बोलते। तो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये ना एक सेमी पेमरिएबल होती है। इसका क्या मतलब है कि ये ना सेल में अंदर कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती। मतलब कोई जो सेल को ख़राब कर सकती है ये उसको सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर रोक लेती है। न्यूक्लियस मैंने आपको पहले ही बताया था, 1831 में इसकी खोज हुई थी। अरे क्या हो रहा है ये? जस्ट अ मिनट। तो 1831 में इसकी खोज हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इनकी खोज की थी। ये भाई एक टाइप से ब्रेन होता है सेल का। जो न्यूक्लियस होता है ये इसके ना चारों तरफ ये भरा रहता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ भरा रहता है, द्रव्यक टाइप का होता है, तो इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपको दिख रही होगी, ये एक मेम्ब्रेन है, चिल्ली है,
जो इसको अलग करती है। लाइसोसोम मैंने आपको बताया, इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ये भाई क्या करता है, ये हमारा खाना पचाने और उनका भी काम करता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल रही है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा द्रव्य है जो एक सेल में अंदर की तरफ भरा रहता है। ये हमारे राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहाँ रफ इसमें लिखा हुआ ये रहा। तो ये राइबोसोम्स है ना, यहाँ पर चिपके रहते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो साइड होता है ये रफ, देख रहे हैं आपको खुरदरा, एक होता है ये स्मूथ, यहाँ पर देख लो ये स्मूथ है। स्मूथ यहाँ पर रफ वाले में तो क्या बनता है, रफ वाले में प्रोटीन बनते हैं। स्मूथ वाले में क्या होते हैं, स्मूथ वाले में होते हैं फैट और लिपिड्स। फैट और लिपिड, चिकना होता है ना ये, तो इसमें फैट होगा और चिकना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये है इसका जो निर्माण करता है। ये करेंसी होती है ऑफ द सेल की, करेंसी होती है, करेंसी ऑफ द सेल। ये जो एटीपी है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक बार मैं दूसरे उससे, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका खुद का ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है इसका खुद का, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है जितना भी सामान है ना वहाँ से वहाँ ले जाने का काम, या गोल्गी अपैरेटस ही करता है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, वो थी कैमिलियो गोल्गी ने की थी। अच्छा, ये जो इसकी सीस होती है ना, इनको बोलते हैं सीस, जो सीस फेस होती है ना, ये होती हैं सीस, इसको ऐसे तो बोलेंगे सीस, और इसको ऐसे, जो इसका इस वाला ये वाला देखो, ये ऐसे हमारी, तो इसको तो बोलते हैं सीस फेस। ये हमेशा ना न्यूक्लियस की तरफ होगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये न्यूक्लियस की तरफ है। और जो ये है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस, ये हमेशा कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इसका चेहरा इस तरफ है और जो इसकी सही है हमेशा इस तरफ होगा। और भाई एंडोप्लाज्मिक ये मैंने आपको बता दिया है। और एंडोप्लाज्मिक स्मूथ वाले में क्या होता है, स्मूथ वाले में राइबोसोम है वो नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो भाई ये मैंने सेल के बारे में लगभग आपको सारी चीज़ें हैं वो बता दी हैं, इम्पोर्टेंट हैं वो, और आने वाले प्लांट सेल भी देखेंगे। अच्छा, वैक्यूल्स रह गए। वैक्यूल्स क्या होता है, पानी का संचय का काम करते हैं ये वैक्यूल्स, पानी। ये जो एनिमल सेल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन आप प्लांट सेल में देखो ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मान लो ये सेल है तो उसमें इतनी बड़ी जगह वैक्यूल्स लेंगे, क्योंकि पानी में पेड़ में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे शरीर में पानी होता है लेकिन इतनी मात्रा में हमें नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ में भाई बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो वैक्यूल स्टोर करता है पानी, और ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा छोटे देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, तो करिए क्वेश्चन, मैं इतनी बार में ये रफ कर लेता हूँ। और भाई मैं एक बारी पानी पी के आता हूँ, एक थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, गला काफ़ी बैठ चुका है, मैं एक बारी थोड़ा एनर्जी लेके आता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर करवाता हूँ ये भी हो। तो भाई मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे लिए तो 1 ही सेकंड होगा। मैं भाई बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक ले गया, 5 मिनट का कह रहा था, 10 मिनट हो गए। तो देखो इसमें इनकरेक्टली बताना है। फंक्शनल सेगमेंट्स और डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, बिल्कुल ये बात सही है। There are chromatin metal gets organized into the rod shaped chromosomes only when the cell is about to divide. Chromosomes are composed of DNA and carbohydrates. No DNA molecule. हिंदी वाले भी देख लो भाई। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहा जाता है।
क्रोमोटीन पदार्थ केवल तभी रोड के आधार पर गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। गुणसूत्र डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। डीएनए अणुओं में कोशिका के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक अधिक जानकारी होती है। तो देखो क्रोमोसोम्स मैं आपको करवा देता हूँ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स की अगर मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। भाई एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ये हमारे क्रोमोसोम्स। तो देखो ये हमारे क्रोमोसोम्स की तस्वीर मैंने जैसी बनती है भाई बना दी है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है। और ये किसका बना होता है? ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, ये बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन्स के होते हैं। और क्रोमोसोम्स हर व्यक्ति में कितने होते हैं? 23 का पेयर होता है। 23 का पेयर होता है, मतलब पेयर होता है। तो टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर्स तो होते हैं। 22 पेयर मतलब 44 तो हो गए हमारे क्या? ऑटोसोम्स। और एक पेयर होता है हमारा सेक्स पेयर। एक पेयर होगा सेक्स का पेयर। इसमें ही हमें पता चलता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगा। तो एक्स होता है हमारा लड़की का, फीमेल का। और जो XY होता है वो होता है हमारा बॉय का। तो ये जो हम कहते हैं ना भाई कि मैं एक बार बताता हूँ कि ये लड़का हुआ है लड़की हुआ है, तो ये टोटली डिपेंड करता है बॉय के, क्योंकि बॉय में होते हैं X और Y, और जो गर्ल्स में होते हैं वो XX होते हैं। तो ये हम भाई टोटली हम कह देते हैं ना औरतों के भाई इनको लड़कियां, और ये हालांकि लड़का और लड़की सेम होते हैं, पर भाई ये टोटली डिपेंड होता है बॉय पे। तो जो अगर हम इस डीएनए की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं आपको। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी डीओ ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अच्छा, इसमें ना हमारी क्या निकल के आई है? एक तो मॉलिक्यूल डिस्कवरी, और जो एक ये डबल हेलिकल आपने देखा हो ना, हम अगर डीएनए में देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दो ये देखने को मिलती है। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया था? तो देखो जो मॉलिक्यूल डिस्कवरी है ये की थी फ्रेडरिक मिस्टर ने। और जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो था हमारा वॉटसन एंड ग्रीक ने। लेटेस्ट हुआ भाई 1953 में ही ये है, इसकी खोज करी गई थी। और भाई जो डीएनए होता है, अभी मैं एक बार नीचे चलते हैं। जो डीएनए होता है वो फंक्शनल सेगमेंट होता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन्स। जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो जीन्स होता है। और जो डीएनए के बावजूद क्या होता है? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बोले तो आपके पिताजी के जो जीन्स हैं वो डीएनए के थ्रू आप में आते हैं, और ये एक फैमिली से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखो इसमें से हमें रॉन्ग वो करना है। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, बिल्कुल ठीक है ये। द क्रोमेटिक मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोड शेप्ड क्रोमोसोम्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट, नहीं डीएनए और कार्बोहाइड्रेट का थोड़ी ना बनते हैं, ये बनते हैं हमारे किसके?
प्रोटीन्स यार, कंपोज ऑफ डीएनए, और डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, डीएनए मॉलिक्यूल में ना हमारे क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, मैंने बताया कि एक में से दूसरे में जाने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर आपने पहले क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा तो। जस्ट अ मिनट, इसको अरे हिंदी क्यों कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगले, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन्होंने पूछा है। तो चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, सेंसस के बारे में मैंने आपको बताया है, तो एक बारी पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, सेंसस अच्छे से बनाता हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा मनुष्य कहाँ पर रहते हैं, और फिर देखते हैं लिटरेसी। चलो लिटरेसी भी यहीं पर बना लेते हैं, लिटरेसी बाद में करते हैं इसको। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें, अगर हम यूटी के हिसाब से देखें, और अगर हम स्टेट हो गई, यूटी हो गई, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें। सेंसस के बारे में मैंने करवाया हुआ है, करवा दूँ एक बार रिवाइज, थोड़ा ना माहौल सा बन जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो सेंसस 1872 में सबसे द्वारा मायो के द्वारा करवाई गई थी। फिर 1821 में रिपन ने इसको अच्छे से करवाया था, मतलब एक ऑर्गेनाइजेकल स्ट्रक्चर में करवाया था। अभी तक सेंसस 15 हो चुकी हैं। इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो 7वीं हैं। दो लास्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी, 7वीं। इस टाइम जो सेंसस कमिश्नर थे वो कह रहे CV चंद्रमौली। इसका जो थीम थी वो थी क्या थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये थी। और सेंसस के बारे में 1830 में सबसे पहले ढाका में हुई थी, ढाका जो कि बांग्लादेश में हेनरी के द्वारा करवाई गई थी। तो ये आपको सेंसस की बेसिकली ये चीज़ें याद रखनी है। अभी आ जाते हैं सेंसस के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सेंसस के हिसाब से 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर पाई गई थी, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई गई थी वो पाई गई थी हमारी यूपी में। और सबसे अगर हम हाईएस्ट है यहाँ पर और लोवेस्ट है, और सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कहाँ पर पाई गई थी, वो पाई गई थी सिक्किम में। और अगर हम यूटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में, पता ही होगा भाई, और सबसे कम हमें देखने को मिलती है लक्षद्वीप में। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन थाने महाराष्ट्र में है, और सबसे कम है दिबांग वैली, या ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं इनको। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अभी आ जाते हैं हम लिंगानुपात पे, जो है सेक्स रेशो। लिंगानुपात भी देख लेते हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम है। लिंगानुपात हम कैसे देखते हैं कि 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल हैं। तो वही देखते हैं, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, और देखते हैं यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, इनको हम देखते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिंगानुपात है वो कहाँ का है, वो है केरला का स्टेट में। 1000 पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब यहाँ पर 84 महिलाएं हैं जो भाई वो बिना शादी के रह सकती हैं। सबसे कम था हरियाणा में 879, इसलिए भाई हरियाणा में जो रांडे हैं, रांडो का मतलब क्या होता है, जो पुरुष हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे अगर यूटी में देखें तो पुदुचेरी 1037 के आसपास, और सबसे कम है दमन एंड दीव, यहाँ पर अब मात्र 618। आप ऐसे याद रखते हो उनका ना दमन हो जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो माहे पुदुचेरी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर फिर से हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है दमन।
दमन डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। अभी चलिए लिटरेसी रेट भी हम कर ही लेते हैं साइड के साइड में, लिटरेसी रेट भी हम कर लेते हैं। अगर एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, अगर सेक्स रेशो देखें ओवरऑल 2001 में देखें तो वो था 933 और 2011 में देखें तो वो था 943। ये ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं लिटरेसी रेट पर। लिटरेसी रेट क्या है? जो 6 साल से ऊपर होगा, मतलब जो 7 साल का है, जिसको लिखना और पढ़ना आता है। जो हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज दी गई हैं, उनके हिसाब से किसी में भी वो लिखना जानता हो या पढ़ना जानता हो तो वही हमारा पढ़ा लिखा माना जाएगा। अगर हम 2001 में देखें तो टोटल हमारी लिटरेसी रेट थी 64.83 थी और 2011 में देखें तो 74.04। यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है? अगर 100% के हिसाब से देखें तो 9.2 की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं 74.04 में मेल की है और फीमेल की है। मेल है भाई 82.14 और जो फीमेल है वो है 65.46। अगर इनका डिफरेंस देखें तो वो हमारा 16.66% के आसपास का डिफरेंस है, वो देखने को मिल रहा होगा। और ये 16/66% अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो 1/6 होता भाई, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए था। अगर और देखें, अच्छा ये सब में ज़्यादा जो मेल्स और फीमेल्स की जो एजुकेशन का सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर है, वो है राजस्थान में देखने को मिलता है। अभी बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं और यूटी में डिस्ट्रिक्ट में लिख रहा हूँ, स्टेट में आ जाएं, यूटी में आ जाएं और डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं। सबसे पढ़े लिखे ज़्यादा लोग, हाईएस्ट ये आ गया लोवेस्ट। तो भाई जहाँ की सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा, वहीं के पढ़े लिखे लोग भी सबसे ज़्यादा केरला के, यहाँ पर 94% की लिटरेसी रेट है। और वहीं सबसे कम देखें तो बिहार की 61.8% की हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देखें तो लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप की वही सबसे कम जो थी क्या थी, वो थी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से लक्षद्वीप यूटी में सबसे कम था, लेकिन पढ़े लिखे में लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है, 91.85 है। और सबसे कम है दादर एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागरा। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हो? दादाजी से, दादाजी थे उस टाइम पे भाई कम पढ़े लिखे होते थे, दादा से कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। और दमन एंड दीव का मैंने बताया कि वहाँ पर जो 1000 वुमेंस पे कितने 1000 बॉयज़ पे कितने वुमेन है, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो था यूटी में वो दमन एंड दीव का था। अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट में है सरचिप जो मिजोरम में है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और फिर आ जाता एमपी का अलीराजपुर सबसे कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर हमें देखने को मिलता है। तो ये हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। और इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, तो ये है बिहार और बंगाल की सबसे ज़्यादा हमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। अगला है कृष्णा राव शंकर पंडित बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घराना। जो कृष्णा राव शंकर जी हैं वो कौन से म्यूजिकल घराने से हैं, तो देखते हैं। तो ये है ग्वालियर घराना, और ग्वालियर कहाँ पर आपको पता है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराना ये भाई बहुत ज़्यादा फेमस था। एक कहानी बताता हूँ, जब अकबर था ना 1556 में अकबर बैठा था, तो उन्होंने भाई यहाँ पर किसी के बारे में सुना था, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन्होंने राम तनु के बारे में सुना था, राम तनु पंडित। अब इनका नाम बताऊँ ना, अकबर ने इनको क्या किसकी उपाधि दी थी? मियाँ की। और यहीं से इनका नाम पड़ गया तानसेन। तो मियाँ की उपाधि दी तो यहाँ से इनको तानसेन मिल गया था। और ये जो रामतनु पंडित जी हैं ये किसके दरबार में थे? ये थे राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे, सिंह। और जो रामतनु पंडित है तानसेन है, उनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था हरिदास जी, इनके गुरु जी का नाम था। तो यहीं से भाई ये ग्वालियर घराने से रिलेटेड थे हमारे तानसेन।
तो यहीं से भाई इनको लेके जाते हैं और अपने नवरत्न में शामिल कर लेते हैं, नवरत्न में शामिल इनको कर लेते हैं। अगर ग्वालियर घराने के फाउंडर देखें तो भाई इनके कमाल के फाउंडर हैं। एक तो है हस्सू खान, दूसरा हड्डू खान, तीसरा नत्थू खान, हड्डू हस्सू नत्थू खान, और चौथा नथन, अरे क्या लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, नाथन पीरबख्श। तो इसके भाई ये 4 फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं। अगर वही ग्वालियर घराने के एक्सपोनेंट्स देखें तो मैं आपको साइड के साइड में याद करवा दूंगा। तो इनके अगर हम एक्सपोनेंट्स देखें, मतलब जो ग्वालियर घराने से रिलेटेड हैं, तो वो कौन है? वो हमारे राजा भैया पूंछ वाले एक तो ये है हमारे, दूसरे हमारे कृष्णा राव शंकर जी, तीसरे हमारे पंडित ओम प्रकाश, अरे प्रकाश नहीं है भाई, ओम प्रकाश, क्या नाम याद आ गया मेरे को, ओम कारनाथ ठाकुर। अगले हमारे वीना सहस्रा बुद्धि। उससे अगले हमें विशु दिगंबर पालुस्कर, और एक और हमारे बड़े मोहम्मद खान। तो इनको आप कैसे याद कर सकते हो? तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, राजा कृष्णा राव पंडित ग्वालियर वाले, वीणा बड़े दिगंबर के साथ बजाते हैं। तो जो ग्वालियर के राजा से यहाँ पर आप राजा पकड़ सकते हो, राजा ग्वालियर राजा कृष्ण राव पंडित जी ग्वालियर वाले, ये एक पूरा नाम याद रखना है, राजा कृष्ण राव पंडित जी। वीणा बजाते हैं किनके साथ? बड़े दिगंबर के साथ वीणा बजाते हैं। तो ऐसे आप इसको याद आसानी से कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया? तो हरियाणा बोल रहा हूँ। तो भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है। और ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। अभी भाई रिवाइज नहीं करवाने वाला, कहाँ से बोरोइंग लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है पहले ही, ये हम बाद में करेंगे, रिवाइज करवा दूंगा किसी दिन। अभी एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है? तो एक बारी मैं फ़ोटो लेके आ जाता हूँ, या पहले लिखवा दूँ। पहले ना मैं एक बार नेशनल, इनको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज। तो हमारे टोटल वाटरवेज कितने हैं? पूरे हमारे 11 हैं। और ये कब आए थे नेशनल वाटरवेज एक्ट? ये आया था हमारा 2016 में। ये इसका काम क्या था? इसको काम था टू प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना था कि वाटर इनलैंड का ट्रांसपोर्ट हमें ये प्रमोट करना था कि जो अंदर ही अंदर जो हमारा देश में, मान लो ये हमारा भारत है, तो इसके अंदर में जितना भी हमारा पानी का जो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इसको प्रमोट करना था। अगर हम एक बार को नेट चला गया क्या? कोई नहीं। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नेशनल वाटरवे हैं, नेशनल वाटरवे 1 2 3 4। तो जो पहला है हमारा वो है गंगा, भागीरथी, हुगली,
मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा, चिंता मत करना। रिवर सिस्टम पर, रिवर सिस्टम पर। दूसरा हमारा ब्रह्मपुत्रा पर, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, एक तो ना बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है ना, थोड़ा जल्दी हो जाती है फिर। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम और भी क्लासेज लेनी होती है ना। तीसरा हमारा वेस्ट कोस्ट कैनल एंड चंपकारा एंड उद्योगमंडल कैनाल्स। और भाई चौथा हमारा गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा रिवर, रिवर सिस्टम पर। हालांकि इसके साथ हमारा एक कनिका, काकीनाका, काकीनाडा पुदुचेरी भी आता है। तो देखो इन्होंने पूछा फोर्थ हमारा मैंने कैसे बताया, महानदी और ब्राह्मणी नदियों के पूर्वी तट पर, सदिया और डोबरी के बीच, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ये तो नहीं हो सकता, गोदावरी कृष्णा और काकीनाडा पुदुचेरी के साथ। तो ये हमारा चौथा वाटरवे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक बार आपको फ़ोटो दिखा दूँ ना तो आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगा। मैं फ़ोटो ले रखा हूँ इसकी, जस्ट मिनट, एक बार फ़ोटो ला देता हूँ आपके लिए। हाँ तो देखो ये हमारे, इसमें से ना आपको ज़्यादा नहीं देखने हैं, मैं जितना दिखाऊँ ना उतना ही देखना। तो देखो पहला हमारा वाटरवे कहाँ से है, यहाँ से हमारी भागीरथी नदी है, गंगा नदी है और हुगली नदी है। यहाँ पर जाके ये हमारा पहला वाटरवे है। देखो ये रहा हमारा पहला वाटरवे। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है ये वाला, ये ब्रह्मपुत्रा पे है, दूसरा हमारा ब्रह्मपुत्रा पे है। तीसरा मैंने बताया कि वेस्ट कोस्ट कैनाल चंपाकारा उद्योग मंडल, तो यहाँ पर देखो ये रहा हमारा तीसरा। और चौथा जैसे मैंने आपको बताया गोदावरी और कृष्णा पर है, ये हमारा चौथा वाटरवे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आप ऐसे याद कर लेना, पहला पूरा गंगा भागीरथी हुगली पर, दूसरा ब्रह्मपुत्रा पर, तीसरा वेस्ट कोस्ट कैनाल चंपाकारा उद्योग मंडल और चौथा कृष्णा और ये क्या है गोदावरी नदी पर हमारा होता है। यह भी भाई मत करना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना करवाया है आप उतना ही कर लेना, क्योंकि एसएससी इतना मेरे को बताना है एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले 4 करवा दिए, क्योंकि चौथा पूछा है तो पहला भी पूछ सकता है, पूछने को तो भाई कुछ भी पूछ सकता ना। तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा माइंड में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी ना, जो काम काम के वो पढ़नी है। अगला है ईरानी कप का एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी के विजेता और किस अन्य टीमों के बीच में खेली जाती है। जो ईरानी कप है वो एक तो रणजी ट्रॉफी विनर है, और जो पूरा बच गई भारत की बची हुई टीमें उनके साथ ये खेली जाती है। ये भाई आपको पता ही होगा ना, क्रिकेट से संबंधित है। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 2007 तक गरीबी में 5% कमी, आप ना ये हमारा किससे है, ये हमारा प्लानिंग कमीशन से, प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इसका तुक्का भी मार सकते हो कि 2007 तक, 2007 देखो इसमें कि तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, तो जो 2002 से 2007 तक थी। तो एक बारी मैं आपको सारी की सारी पंचवर्षीय योजना है जल्दी से लिखवा देता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, अरे न ऐसे नहीं, पहले ना इनके साल लिख, पहले तो हमारी शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक, दूसरी चली हमारी 1956 से 1961 तक, तीसरी चली 1961 से 1966 तक, फिर हमारी 67, 1968 और 69, इन साल में आ गया हमारा प्लान हॉलीडे। फिर हमारे कहाँ तक चली 1969 से 1974, फिर हमारी 1974 से 1978, फिर भाई 2 साल नहीं चली 78, 79 और 80, 1900, क्योंकि यहाँ पर मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई थी और वो लेके आए थे रोलिंग प्लान। फिर हमारी चली 1980 से 1985, फिर 1985 से 1990, फिर 2 साल का गैप आ गया था 1991 और 1992, क्योंकि यहाँ पर हमारे एलपीजी
अडॉप्ट की थी। जो भारत की दशा थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये एलपीजी अडॉप्ट करते समय मनमोहन जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे। अरे 1922 क्यों लिख रखा है ये, 1992। और फिर आई 1992 से 97, आप सीधा चलेंगी 97, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन 15 तक चली क्योंकि यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है उसको ख़त्म करके योजना आयोग आ गया था। योजना आयोग। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो हमारी टोटल 12 प्लानिंग कमीशन आए थे। पहला ये हमारा किस मॉडल पे था? पहला था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा हमारा किस है? पीसी महालनोबिस पर। और पहली जो हमारी थी कृषि पे रिलेटेड थी और दूसरी थी हमारी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी बस आप इतना याद करो भाई, ये याद कर लेना। इसमें दो, एक तो यहाँ पर छुट्टियाँ हुई हैं, एक बार यहाँ पर छुट्टियाँ हुई हैं और एक बार यहाँ पर छुट्टियाँ हुई हैं। थोड़ा मैं प्लानिंग कमीशन के बारे में बता देता हूँ। देखो प्लानिंग कमीशन हमने कहाँ से ली थी? वो हमने यूएसएसआर से ली थी। इसका मतलब क्या था? हम ना एक टारगेट रखेंगे 5 वर्ष का और उसको ना उस 5 वर्ष के अंदर अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर मोरारजी देसाई की आए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता 1975, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, 25 जून 1975 को हमारा आपातकाल लग गया था और 21 मार्च 1977 को हमारा आपातकाल है वो हटा था। तो यहाँ पर चुनाव हुए, यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना प्लानिंग कमीशन 5 साल तक कौन इंतज़ार करेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि 1917 हम ना हर साल देखेंगे कि हमने कितनी तरक्की की। तो उन्होंने रोलिंग प्लान लाया। लेकिन भाई 1978 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने 44वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट किया था, इससे प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। यहाँ पर भी उनकी हारने की वो हुई थी। और 1980 से 85 फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। तो ये आप अभी यहाँ पर याद कीजिए। अभी मैं बिल्कुल नहीं बता रहा कितना टारगेट रखा था, कितना अचीव हुआ था। ये काम अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगली वीडियो में करेंगे। अगला हमारे निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो एनी बेसेंट ने की थी। और इनके साथ ही कौन थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जी थे। और एनी बेसेंट ही थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन बनी थी, वुमन प्रेसिडेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 में हमें ये बनती हुई नज़र आई थी कलकत्ता अधिवेशन में। अगर पहली इंडियन देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन जो वुमन बनी थी वो बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कानपुर जो यूपी में है, अधिवेशन में कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ये मैं पहले करवा चुका हूँ। पहली सीएम रह चुकी, वो पहली गवर्नर रह चुकी हैं यूपी की। और भाई इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग के रूप में जाना जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस कर पर लगाया जाता था? तो जो भाग था, अरे नेट गया, कोई नहीं। तो जो भाग के रूप में जो कर लगाया जाता था वो कृषकों पर लगाया जाता था। कृषकों पर महाजनपद टाइम पे, महाजनपद समय में, तो आप यहाँ पर कृषकों पर ये लगाया जाता था। अगला है 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताओ भाई किसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है? उन्हें बैगा जो ये डांस है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो भाई आज क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 1.5 घंटे की हो गई। तो अभी आप इतना ही कीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारी एक वीडियो में, लगभग आप मान लो 200 से 300 क्वेश्चन तो आराम से मैं करवा देता हूँ भाई। रिवाइज करवाऊँ तो उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे।
तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करके ज़रूर बताया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।